को क्लास को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबको पता होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वैसे सबको पता होगा। ठीक है, पर एक बारी लिख लेते हैं, नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force the force of attraction the force of attraction between the two the force of attraction between the two masses placed at some distance is directly proportional to directly proportional to proportional to product of masses product of masses and inversely good morning bacha and inversely proportional to square the distance between their centers। ठीक है, सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, अगर दो मासेस है m1 और m2, तो जो इनके बीच में फोर्स लगनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, सम कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G क्या है, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड हर जगह 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, बहुत 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 छोटी वैल्यू है ये। ठीक है, इवन दो मेरे ये दो पेन पड़े हैं, यहाँ पे इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, पर ये इतनी ज्यादा नहीं है कि ये दोनों पेन आपस में चिपक जाए। पर अगर बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं, मास बढ़ जाए, मास बहुत ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगी और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, प्लैनेट्स का मास बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होती है, जबकि हमारे ये पेन पड़े हैं इनका मास बहुत कम है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, चलिए, एसआई यूनिट ऑफ जी। जी देखो कितने इज्जत से बुला रहे हैं, जी की एसआई यूनिट बता दीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ, देखते हैं।
तो हमारी दुकान में भी एक लड़का ऐसे काम करता है, उसका नाम विकास जी है ना। तो जब भी हम उससे बात करते विकास जी बुलाते, एक बार को हमारे घर वाले कह रहे थे यार बहुत इज्जत दे के बुला रहे हो, तो ऐसा नहीं है, उसने नाम के आगे ही जी लगा रखा है, तो वैसे ही यहाँ पे भी जी है। ठीक है, अगर आपको इज्जत चाहिए हो तो नाम के आगे जी लगा लीजिए, हर आदमी आपको जी करके बुलाएगा, जैसे पार्ले जी। ठीक है। सो देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन। कितना खराब एग्जांपल दिया है ना, बच्चे घर ही घर कह रहे होंगे साला बताओ। चलिए, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां से जी की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। चलिए देखते हैं, फोर्स के लिए न्यूटन, आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये है जी। जी की ऐसा यूनिट आपको ध्यान रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको याद करा दी गई है, 6.67 इंटू 10 to the पावर -11। जी की वैल्यू आपको याद करा दी गई है 6.67 इंटू 10 to the पावर -11। ठीक है। चलिए डायमेंशंस ऑफ जी देख लेते हैं, जिनको डायमेंशंस नहीं आते बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ जी, जी के डायमेंशंस देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं जी के डायमेंशंस। जी के डायमेंशंस हम लोगों को निकालने के लिए लिखना पड़ेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन के डायमेंशन है m l t - 2, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, केजी स्क्वायर के लिए एम स्क्वायर। ये ऊपर आएगा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चा आपको याद करना है। ठीक है, जिनको नहीं याद है वो समझ ले, फोर्स या फिर न्यूटन के डायमेंशन जो होते हैं वो m l t - 2 होते हैं। मीटर है तो लेंथ, लेंथ स्क्वायर, केजी है तो मास स्क्वायर। सॉल्व किया और ये हमने डायमेंशंस निकाल लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, प्रिंसिपल 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 ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखते हैं इसको। इफ देयर आर लार्ज नंबर of masses separated by some distance। ठीक है, इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ masses, देखो स्वाति क्लियर हो जाएगा अभी। इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ masses separated by some distance, then force of attraction force of attraction on any one mass, sorry charge बोल रहा हूं, is equal to vector sum of individual, हाँ, फोर्स, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। समझाता हूं, पहले इसको लिख लेते हैं, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल masses taken
1 एट अ टाइम। ठीक है, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ भी आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है। सवाल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, अगर बहुत सारे मासेस हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे मासेस हैं, और ये सब कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, है ना। अरे यार क्या गंदी सी ड्राइंग बना रहा हूँ यार। ठीक है, मान लेना ये यहाँ पे बीच बीच में है। ठीक है, अगर ये सब कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर आपको इसके ऊपर नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है, नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है, तो आप सबसे पहले सबको भूल जाइए, सिर्फ इन दोनों की फोर्स निकालिए, फोर्स बिटवीन 1 और 2, प्लस फिर इन दोनों की फोर्स निकालिए, सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, फोर्स बिटवीन 1 और 3, प्लस फिर इन दोनों की फोर्स निकालिए, फोर्स बिटवीन 1 और 4, प्लस फोर्स बिटवीन 1 और 5, और इनको सबको वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगी। पढ़िए जरा, अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ मासेस है जो कि कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, देन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी मास, ऑन एनी मास इज इक्वल टू, किसी भी एक मास पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल मासेस। एक एक मास करके सबकी फोर्स निकाल लो और सबका सम कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फोर्स निकल आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बारी यस सर सभी। क्या ये बात सही है? कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन दीज डेज, और उसी तरह बेसिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग दीज, मतलब आजकल के दिनों में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने से भी पहले जरा बताइएगा, जरा बताइएगा, क्या यार तुतला रहा हूं सुबह सुबह। F1 F2 अगर दो फोर्स है, F1 F2 अगर दो फोर्स है, इनके बीच में कोई एंगल थीटा है, तो क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, हाँ, अंडर रूट्स, F रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। क्या ये पढ़ाया गया? ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे। ठीक है, इसी का यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी का यूज करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला और हमारा सबसे आसान सा सवाल। ठीक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, 3 मासेस हैं, टुचुक टुचुक और टुचुक, ये 3 मासेस हैं। ये सब, ये सब के सब 2-2 मीटर की दूरी पे पड़े हैं। कितने मीटर की दूरी पे पड़े हैं? 2-2 मीटर की दूरी पे पड़े। ठीक, ये मास है 2 किलो, ये मास है 3 किलो, और ये मास है 4 किलो। इसको मान लेते हैं ए बी सी। चलो सवाल आएगा, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए बी एंड सी। ठीक है, आपको नेट फोर्स निकालनी है ए बी और सी पे। हम चलिए
आपको बी पे निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। हम एक निकालेंगे, बाकी दोनों आप निकालोगे, ठीक है। तो ये डील हो गई है हमारी और आपके बीच में, ठीक है। बाद में कोई चू चू नहीं करेगा, हम एक करेंगे, बाकी आप करोगे। हम निकालते हैं नेट फोर्स ऑन बी। नेट फोर्स ऑन बी निकालेंगे, तो हम इसे लिखेंगे नेट फोर्स ऑन बी इज इक्वल्स टू एफ बी। दो वेक्टर्स को सम करना पड़ेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अगर किसी को ये पढ़ना नहीं आता है तो इसको पढ़ना सीख लो। इसे बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी के ऊपर दो ही लोग फोर्स लगा सकते हैं, ए वाला और सी वाला, बाकी किसी की औकात कहां है इसके ऊपर फोर्स लगाने की, ठीक है। फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लगा सकते हैं, अबे और कोई है ही नहीं फिगर में, तो फोर्स और कोई लगाएगा क्यों। चलिए, इसकी फोर्स जो लगेगी ये इसको यहां पे खींचेगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए यहां लगेगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी यहां लगेगी। इन दोनों के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना होता है, जी m1 m2 2 इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 2g के बराबर। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, जी m1 m2 2 इंटू 3 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। ये 2 और 2 कट गया, ये आ जाएगा 3/2 जी। सही। अब क्योंकि क्योंकि ये वाली फोर्स इधर लग रही थी, ये वाली फोर्स इधर लग रही थी, दोनों के बीच का एंगल 60 था, हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट्स, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। ये आ जाएगा अंडर रूट एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2f बी ए एफ बी सी कॉस 60। चलो इसे लिखेंगे 2g का स्क्वायर, यानी कि 4g स्क्वायर, 9/4g स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2g इंटू 3/2g इंटू हाफ। मैंने g की वैल्यू इसलिए नहीं लगाई, कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। 2 से 2, 2 से 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया जी स्क्वायर जी स्क्वायर जी स्क्वायर, जी को बाहर लिख लो, बचेगा अंडर रूट 4 प्लस 9/4 प्लस 3, 4 3 7, ये आ जाएगा जी अंडर रूट 7 प्लस 9/4, 7 4 से 28, 28 प्लस 9 37, जी अपॉन 2 अंडर रूट 37, ठीक है। यह आ जाएगा 6.67 अंडर रूट 37 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 2 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन बी। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है। देखो, भले ही इस साल तुम्हारे टीचर पूछे ना पूछे, अगले साल उनको चुल मच जाएगी 12th के पहले चैप्टर में कि निकाल के दिखाओ, और तब कहेंगे ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ठीक है। तब ज्ञान बांटेंगे कि पिछले साल पढ़ा था और अगले साल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो इस साल लगाना सीख लो। चलो बाकी बच्चे बताएं, क्या ये बात समझ में आ गई है। ओके अनुप्रिया, चलो नेट फोर्स ऑन ए आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। नेट फोर्स ऑन ए आ रहा है जी अंडर रूट 19। ये सभी बच्चों ने आंसर निकाल के बता दिया। चलिए ये बात अच्छी लगी हमें कि आपने बता दिया, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सी पे निकल आएगा तो सी पे आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, हम मान ले रहे हैं कि आप लोग निकाल लोगे। किसी को पूछना है जी अंडर रूट 19 कैसे आया।
अंशिका, अनुप्रिया देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 4 masses of 1 kg, 2 kg। अरे यार वेट करो, है ना, नेट गड़बड़ हो सकता है हमारा 1 मिनट के लिए क्योंकि लाइट गई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 4 masses of 1 kg, 2 kg, 2 kg and 1 kg are placed on vertices of square। ठीक है, फाइंड अ थर्ड मास। अच्छा चलो लिखो, अ थर्ड मास, अ थर्ड मास, अ थर्ड मास is placed at center। Find net uh, a a mass of 1 kg is placed at center। Find net force on it। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक मास रखा है, दूसरा मास यहाँ रखा है, तीसरा यहाँ रखा है, चौथा यहाँ रखा है। स्टार्ट कर लेते हैं। 1 kg, 2 kg, 2 kg, 1 kg। ठीक, इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर का सेंटर देखो जरा। ठीक है, ये स्क्वायर का सेंटर है, ये O। ठीक है, यहाँ पे एक और मास रख दिया गया। ये मास कितने का है? 1 kg का। इसे मान लेते A, B, C, D। ठीक, आपको इस मास पे नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? नेट, नेट फोर्स, फोर्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, तो ये साइड होगी 2√2। ये √2 आएगी, ये √2 आएगी। बेटा पाइथागोरस लगानी आती है। पाइथागोरस कहती है कि अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये आएगा 2√2। तो आधा आधा करोगे तो √2 आएगा। हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होता है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। चलिए, ये वाला मास इसको यहाँ पे खींचेगा, ये वाला मास इसको यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। और ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। अब अगर मान लो यहाँ 10 न्यूटन से खींच रहा है, यहाँ 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो टोटल फोर्स 10 - 5 हो जाएगी। हाँ या ना? देखो दोनों, अगर ये मास को यहाँ पे तुम 10 न्यूटन से खींचो और इधर ही पीछे डायरेक्शन में 5 न्यूटन से खींचो, तो सीधी सीधी बात है, आप कहोगे सर यहाँ पे 5 न्यूटन से खींचेगा, क्योंकि ये वाली फोर्स माइनस हो जाएगी यहाँ पे। वीडियो ब्लर नहीं है बच्चा, हमारी साइड से एकदम स्पीड सही है। ठीक है, वीडियो ब्लर नहीं है, वीडियो एकदम सही है। ठीक, सो क्या बात कर रहे थे?
ठीक है, क्या बात कर रहे थे, एक बारी देख लो चित्रांश, है ना, मीटिंग छोड़ के एक बारी एयरप्लेन मोड लगा के फिर से ऑन कर लो। ठीक, अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ये 5 न्यूटन की फोर्स है, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, और ये इधर आएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 फोर्स लगेंगी, इन चारों फोर्स को निकाल लेते हैं। नेट फोर्स ऑन ओ इज इक्वल्स टू फोर्स ओ ए प्लस फोर्स ओ सी प्लस फोर्स ओ डी प्लस फोर्स ओ बी, ओ ए ओ डी ओ बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चारों फोर्स निकालने वाले हैं। सबसे पहले एफ ओ ए निकाल लेते हैं। एफ ओ ए